लिख लिया बेटे, लिख लिया? चलू, मैंने लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कंपनी विच डज नॉट रेज फंड्स by way of debts and preferences shall avoid this risk. Such companies are called ungeared, unlevered और purely equity companies. ठीक है जी, लिखिए, degree of financial leverage is a tool for measuring financial risk. बेटे इसमें दो चीजों की रिलेशनशिप है, ईबीआईटी और ईबीडी, ईबीआईटी और ईबीडी, ईबीआईटी ईबीडी। आराम से बेटे फॉर्मूला लिख लीजिए, मैंने तो लॉजिक भी समझा दिया कि फॉर्मूला बना क्या कैसे, मैंने तो लॉजिक भी समझा दिया। चलिए जी, कंसेप्ट नंबर 16 आ जाइए, बड़ा सिंपल सा जी। कंसेप्ट 16, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, इसको टोटल लिवरेज भी बोलते हैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड या टोटल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। तो लिखिए जी कंसेप्ट नंबर 16। तो बेटे ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है, ये फॉर्मूला बनेगा कैसे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है। आराम से लिख लें बेटे, मेरी क्लास में कुछ भी रटना नहीं है, मैं पहले से ही इस लेक्चर में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फिर मैंने चित्र भी बनवाया था बेटे, यही वाला, आप देखिए आप पहले से ही बना चुके हैं, ये मैं बाद में बता दूं, मैंने आपकी क्लास में पहले बताया। यही था ना बेटे, देख लीजिए, यही तो था, यही तो था, यही तो था, यही तो था, याद आ रहा बेटे? रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, एब्सोल्यूट रिलेटिव, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड रिस्क। बेटे सारी बातें बताई हुई हैं, आराम से, आराम से मेरे बेटे, आराम से। बेटे अब कंसेप्ट 17 नहीं लिखना आपने, पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत देर से आज हम कंसेप्ट सीखते जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे बेटे। तो आप सभी एक तो क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लें। आइए जी, आइए, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन 18 निकाल दिया। एक क्वेश्चन भी अगर आपने ईमानदारी से कर लिया तो समझ लीजिए जो अभी तक कंसेप्ट बताए सारे समझ आ जाएंगे। प्लीज अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लीजिए, हम 17 तक तो पहले भी कर चुके हैं, हम 17 तक तो पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निकालिए, 18 जरा चेक कीजिए नीचे कहाँ कहाँ आ चुका है। सीएस की स्टडी में, सीएमए के कंपाइलर में, सीएस जून 2013 में, सीएमए 2014 में, बेटे सीए में आ चुका, सीएस में आ चुका, सीएमए में आ चुका। एक क्वेश्चन अगर 18 ध्यान से कर लिया तो यकीन मानिए सब समझ आ जाएगा। द बैलेंस शीट ऑफ गोल्डन कंपनी इज एज फॉलोस। गोल्डन कंपनी की बैलेंस शीट आपको दी हुई है। लायबिलिटीज, फिर एसेट्स, इक्विटी कैपिटल, 10% डेट, retained earnings, current liabilities, net fixed assets, current assets। बेटे ये बैलेंस शीट दी हुई है। द कंपनीज एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3। बेटे अंडरलाइन कर दीजिए, एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स कॉस्ट इज 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इज 40%, टैक्स रेट इज 50%। कैलकुलेट फॉर द कंपनी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेजेस, अंडरलाइन कर दीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ लिवरेजेस। बेटे 3 तरह की लिवरेज होती है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। 3 तरह की लिवरेजेस होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड।
उसके बाद वो कह रहा है लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईडी इफ ईपीएस इज 1, इफ ईपीएस इज 3 एंड इफ ईपीएस इज 0। आराम से बेटे, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने करूंगा। ये हमारा आज का लास्ट और पहला और लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी तक जितने भी कंसेप्ट किए सबको हम रिवाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो सबसे पहली बात, मैं कुछ नोट लिखवाना चाहता हूं जो पेपर में नहीं लिखने, आपके लिए। रेशो इज रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग figures. Ratio is relationship between two accounting figures. बेटे रेशो आप ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में कर चुके हो। दो चीजों के बीच में संबंध निकालने को बोलते हैं रेशो। रेशोस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग तरह की रेशोस होती है बेटे, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस, जो बेटे प्रॉफिट को निकालती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। बेटे टर्नओवर रेशोस, जो टर्नओवर को निकालती है, टर्नओवर रेशोस। बेटे सॉल्वेंसी रेशोस, सॉल्वेंसी रेशोस। बेटे ऐसी बड़ी सारी होती है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोस, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोस। तो आप प्लीज नोट 1 लिख लें, भले पेपर में नहीं लिखना फिर भी लिख लें। नोट 2, टर्नओवर रेशोस are always calculated with respect to sales. Turnover ratios are always calculated with respect to sales. For example, fixed asset टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। मैं आपके सामने फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो लिखूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे बेटे? सेल्स अपॉन फिक्स एसेट्स, सेल्स अपॉन फिक्स एसेट्स। बेटे अगर मैं लिखूं एसेट टर्नओवर रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स अपॉन एसेट्स। लो बेटे, बेटे टर्नओवर रेशो की यही स्पेशलिटी है कि न्यूमरेटर में सेल्स आता है, न्यूमरेटर में सेल्स आता है, और कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी। एक नोट 3 भी लिख लेंगे, पेपर में नहीं लिखना, आपके लिए बेटे। इन एग्जामिनेशन, ये तो कसम खाएंगे हम सब, in examination before calculating leverages, before calculating leverages, किसी भी तरह की लिवरेज निकालनी हो, it is better firstly to prepare, it is better firstly to prepare profitability statement, profitability statement as a वर्किंग नोट। आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं बेटे। सेल्स, मैं दूसरी
पेज में बना देता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो यहां लिख दें जी, आप ऐसे बना चुके हैं, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। बेटे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना रहे हैं बेटे। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में बेटे लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, EBIT, लेस इंटरेस्ट, EBT, लेस टैक्स, EAT। बेटे मैंने आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दी, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। लो बेटे आराम से मेरे बेटे। चलिए अब मेन आंसर अब शुरू होगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 18 का मेन आंसर अब शुरू होगा बेटे। मेन आंसर में हमने लिखना है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लिवरेजेस, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लिवरेजेस। बेटे ये मेन आंसर है। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज, तो बेटे ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। बेटे इंडिपेंडेंट अपॉन डिपेंडेंट। अब बेटे कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, EBIT भी चाहिए, तो इसलिए बेटर है पहले वर्किंग नोट में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ। आओ जी हम पहले प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एक बार बनाकर देख लें। आइए दोस्तों एक बार हम सब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे दोस्तों। आ जाइए। तो वर्किंग नोट 1 लिख रहे हैं जी। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट is equal to contribution less operating fixed cost is equal to EBIT less interest is equal to EBT। बेटे सेल्स पता ही नहीं है तो वर्किंग नोट 2 बना रहा हूं। एसेट टर्नओवर रेशियो दी हुई है, सेल्स अपॉन एसेट्स, सेल्स अपॉन एसेट्स 3 इज इक्वल टू, बेटे सेल्स तो पता ही नहीं, अपॉन 2 lakhs। 3 इज इक्वल टू सेल्स अपॉन 2 lakhs, तो बेटे ये 6 लाख आ गया। बेटे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40% है तो बेटे 240 आ गया। बेटे 360 आ गया। बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो 1 लाख दी हुई है, बेटे 260 आ गया। और बेटे 8,000 रुपए का इंटरेस्ट है तो 2,52,000 EBT आ गया। चेक कर लीजिए। अर्निंग बिफोर टैक्स 252 आ गया। अब बेटे कुछ भी नहीं, इसको और इसकी मोहब्बत निकालेंगे और फिर इसकी और इसकी मोहब्बत निकालेंगे, तो बेटे ये जो चीज आएगी
ऑपरेटिंग लिवरेज आएगी और ये जो चीज आएगी फाइनेंशियल लिवरेज आएगी। चलिए जी शुरू कर दें। कंट्रीब्यूशन 360 अपॉन 260, 3,60,000 अपॉन 2,60,000। बेटे आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा 1.38, लेकिन आप सब यहीं तक लिख के आते हैं बेटे, इंटरप्रिटेशन लिखनी जरूरी है। तो 1.38 लिखे, फिर आगे इंटरप्रिटेशन लिखनी है। लिखिए इंटरप्रिटेशन of 1.38 operating leverage. It implies for every 1% change, for every 1% change, for every 1% change in contribution, there will be 1.38% change in EBIT। आराम से बेटे, कोई मुश्किल नहीं है बेटे। हायर द ऑपरेटिंग लेवरेज, हाई विल बी ऑपरेटिंग रिस्क। जितनी ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगी उतना रिस्क भी ज्यादा होगा बेटे। तो बेटे इंटरप्रिटेशन लिखनी है, मैं हमेशा इंटरप्रिटेशन लिखता हूं। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल लिवरेज। चलिए लिखें, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। यही तो होता है बेटे, EBIT अपॉन EBT, 260 अपॉन 252। $260 अपॉन 252। आइए बेटे 2,60,000 अपॉन 2,52,000, क्या आ गया बेटे 1.03। देख लीजिए आंसर भी यही है। लिखिए इट इंप्लाइज फॉर एवरी 1% change in EBIT, there will be 1.03% change in EBT। आराम से बेटे, हायर द फाइनेंशियल लेवरेज, हाई विल बी फाइनेंशियल रिस्क। लो बेटे लिख दिया। बेटे उसने कहा कैलकुलेट लिवरेजेस। बेटे तीन ही तो लिवरेजेस होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। कंबाइंड कंबाइंड निकाल रहा हूं। कंबाइंड लिवरेज मैं लिखने जा रहा हूं दोस्तों, इज इक्वल टू, वैसे तो ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज होती है, लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। बेटे यही फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT चेक करते हैं कंट्रीब्यूशन कितनी,
360 और 252, 360 3,60,000 अपॉन 2,52,000, ये लीजिए 3,60,000 अपॉन 2,52,000, बेटे 1.42 आ रहा है, चेक कर लीजिए। इट implies for every 1% change in contribution, there will be 1.42 percentage change in EBT। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। हायर द combined leverage, high will be combined risk, higher the combined leverage, high will be combined risk। बेटे निकालना ऐसे ही है, आप मल्टीप्लाई करके ना निकालें, पूरा निकालें। तो मैंने 3 पार्ट्स कर दिए। सेकंड पार्ट, डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ EBIT इफ EPS इज 1, 3 एंड 0। बेटे आज तक EBIT दिया होता था और आप EPS निकालते थे। एक बच्चा को नींद आ रही है, मैंने कहा बेटे आज तक EBIT दिया होता था, आप EPS निकालते थे। यहां पर EPS दिया हुआ है, EBIT निकालनी है। बेटे गंगा उल्टी बह रही है, आराम से। बेटे सुनिए, बेटे आपको मालूम है आप ऐसे करते थे, EBIT लेस इंटरेस्ट, EBT लेस टैक्स, EAD लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये फिगर आती थी प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और बेटे यहां पर EPS आ जाती थी। आराम से बेटे देख लो, ये गिवन था बेटे, और नीचे चलते रहते थे, चलते रहते थे, चलते रहते थे, चलते रहते थे, निकाल लेते थे, निकाल लेते थे। लेकिन अब उल्टा बेटे, वो कह रहा है जी EPS तो पता है और आपको EBIT निकालनी है। EPS पता है, आपको EBIT निकालनी है। EPS पता है, EBIT निकालनी है। तो मैं इसी का एक फॉर्मूला बना रहा हूं, फॉर्मूला बना रहा हूं। ध्यान से देखिएगा मैं फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि EPS कैसे निकालते हैं, ये बताइए। EPS का फॉर्मूला है प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब बेटे ये जो न्यूमरेटर है इसको मैं ऐसे लिखूंगा, EBIT से शुरू करूंगा, इंटरेस्ट लेस कर दूंगा। तो बेटे EBIT में से इंटरेस्ट लेस कर दिया तो EBT तो आता है। सोचिए, इस फिगर का नाम EBT तो है, यहां से लेके यहां तक ये जो चीज आई है ये बेटे EBT तो है, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद मुझे टैक्स लेस करने के बाद वाली फिगर चाहिए, टैक्स लेस करने के बाद वाली फिगर चाहिए। तो टैक्स से गुणा नहीं करूंगा, 1 माइनस टैक्स करूंगा बेटे। जैसे मैं कहता हूं टैक्स का रेट 30% है, तो बेटे मैं 70% से गुणा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि 30 लेस कर दिया, बाकी कितना बचा? 70%। तो मुझे वही तो चाहिए, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। बेटे मेरी बात ध्यान से सुनना, हम यहां पर
हमें टैक्स लेस करने के बाद वाली फिगर चाहिए, इसलिए मैं यहां पर 1 माइनस टैक्स कर रहा हूं और यहां लिख दिया जी मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये लो जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब बेटे ईपीएस पता है 1, वो कहता बताओ भाई ईबीआईटी कितनी हो कि ईपीएस 1 आ जाए, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 8,000 इंटू 1 माइनस 0.5 माइनस 0 अपॉन 6,000। बेटे आराम से, कोई जल्दी तो है ही नहीं बेटे, आराम से अब गुणा ही तो करना है। 6,000 इज इक्वल टू 0.5 ईबीआईटी माइनस 4,000। बेटे ये इक्वेशन बनी नहीं बनी? 4,000 इधर आ गया तो मैं सॉल्व कर देता हूं बेटे नेक्स्ट पेज में। 6,000 इज इक्वल टू 0.5 ईबीआईटी माइनस 4,000 0.5 ईबीआईटी इज इक्वल टू 10,000 ईबीआईटी इज इक्वल टू 20,000। Hence, if EBIT is rupees 20,000, then EPS will be ₹1। बेटे क्रॉस चेक भी करके देख सकते हैं। क्रॉस चेकिंग बेटे अभी करके दिखाता हूं, पहले यहां तक देख लीजिए आप आराम से बेटे। ईबीआईटी को 20,000 ले लेते हैं बेटे, लेस इंटरेस्ट ईबीटी लेस टैक्स ईएटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 6,000। ईपीएस देख लीजिए ₹1 है बेटे, बेटे ₹1 है, ये लीजिए। ईपीएस ₹1 है। अब मैं दूसरा पार्ट चाहता हूं आप खुद करें। अगर ईपीएस 3 हो तो ईबीआईटी कितनी हो? तो चलते हैं जी। इफ ईपीएस इज इक्वल टू ₹3, तो 3 कैसे आएगा बेटे? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 3 इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस 8,000 1 माइनस 0.5 माइनस 0 अपॉन 6,000। 18,000 इज इक्वल टू 0.5 ईबीआईटी माइनस 4,000। बेटे 22,000 इज इक्वल टू 0.5 ईबीआईटी ईबीआईटी इज इक्वल टू 44,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। इसका मतलब अगर ईबीआईटी 44,000 रुपीज होगी तो आपको आपकी ईपीएस 3 होगी। क्रॉस चेक करके देख लीजिए, मैं रुका हुआ प्लीज, क्लास का आखिरी पहलू चल रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं जी क्रॉस चेकिंग, फिर 0 में आप खुद कर लेंगे बेटे, समझा दिया है, अभी करेंगे। ईबीआईटी 44,000 इंटरेस्ट 8,000
36,000 ईबीडी, टैक्स 18,000, अर्निंग आफ्टर टैक्स 18,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 6,000। ये लो बेटे, ईपीएस 3 रुपीज, लो बेटे आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं। तो बेटे आपको समझ आ गया कि अगर ईपीएस दिया हो तो आप ईबीआईटी निकाल सकते हैं, और ईबीआईटी दिया हो तो ईपीएस निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल सकते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज निकाल सकते हैं, कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते हैं, और उसके लॉजिक्स भी बताए। किंगफिशर का एग्जांपल दिया मैंने, मोरिया शेरन का एग्जांपल लिया। बेटे बड़ी मेहनत से बताया, ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप जितने मर्जी यूट्यूब के वीडियोस देख लीजिए, मैंने बड़ी मेहनत से आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप ईमानदारी से सब काम कर रहे हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको 80+ ना लाने में मदद कर दे। मतलब 80+ आएंगे ही तो होमवर्क लिखें। आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं, 6th लेक्चर आज खत्म होता है। आप होमवर्क लिखें, क्वेश्चन नंबर 19, 20th, 21st, 22, 23। बेटे ये लिवरेजेस के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं मेरे हिसाब से, तो आप आराम से 19 से लेकर 30 तक कर सकते हैं बेटे, आराम से करिए 19 to 30th। बाकी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने तो जरूर कर लें बेटे, इतने तो जरूर ही कर लें। 19 से 30 तो कर ही ले बेटे, बहुत ही बढ़िया अच्छे क्वेश्चन है ये, करने चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने तो बेटे मैंने दिए हुए 57 तक। तो वैसे तो बेटे 19 to 57 भी कर सकते हैं, लेकिन बेटे इतने करने की जरूरत नहीं है। आप बस 19 से 30 तक ही कर लीजिए, पेपर में इसी में सब कुछ आने वाला है। 19 to 57 में भी वही कंसेप्ट है, और 19 to 30 में भी वही कंसेप्ट है। तो 19 से 30 ईमानदारी से आप कर लीजिए, फिर हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को शब्बा खैर। मैं आप सबको अलविदा कह रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं दोस्तों, खाली आज के लिए, अभी के लिए।